हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पायल और आपका बायोटेक बॉन्कर में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉपुलेशन इकोलॉजी और ये हर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप सीएसआईआर का एग्जाम दे रहे हो, डीबीटी दे रहे हो, गेट दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो नेशनल लेवल पे, और इवन अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी दे रहे हैं जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर या फिर प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, जो भी आप देना चाह रहे हैं उस सब के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो सिंपली इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में पॉपुलेशन समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। अगर आपने देखा होगा कि डियर है, अगर एक नॉर्मली जंगल है आपके पास और उसमें सिंपली ऐसे ये डियर रह रहे, तो जो ये डियर रह रहे हैं वो सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। इन्होंने कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है और इस पूरे जो भी इन्होंने ये एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है और ये जो ग्रुप ऑफ डियर्स है ना, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो डियर जो हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन हमने ये बोला है, अब ये इकोलॉजिकली टर्म्स में क्या होगा? जैसे हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो अब ये जो पॉपुलेशन है वो किस किस चीजों से इफेक्ट हो सकती है? जो इसका इफेक्ट है ना, ये इन्वायरमेंट से सिंपली क्या हो जाएगी? आपके पास इफेक्ट हो जाएगी। अब इन्वायरमेंट के अंदर भी आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक आपके पास बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एक आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो जो पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, इसकी जो स्टडी आप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद कैसे जैसे जैसे आपके पास समय चेंज होता जाएगा, आप इन दोनों की जो स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट, एक दूसरे की जो यहाँ पे स्टडी करी जा रही है, इसी को सिंपली क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो आई गेस आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इकोलॉजी की टर्म्स में भी पॉपुलेशन को डिफाइन करना चाहती हूँ तो होते क्या है? ये इंटरब्रीडिंग, जो भी इंटरब्रीड कर सकते हैं या फिर उनके पास वो पोटेंशियल है इंटरब्रीड करने का कुछ, और वो क्या कवर कर रहे हैं? कुछ एरिया कवर कर रहे हैं, कुछ स्पेस कवर कर रहे हैं एट द सेम टाइम, जो सेम समय पे अगर वो कवर कर रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है? आपके पास पॉपुलेशन। ये हमारे पास इकोलॉजिकली टर्म्स में हो जाती है। और इसी की अगर आप स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे कैसे समय, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, इस पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे होते जा रहे हैं, कभी आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, कभी आपको पॉपुलेशन सिंपली कम देखने को मिलेगी, इसी स्टडी को आप क्या बोलेंगे? सिंपली पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं इसको स्टडी करने के लिए। अब पॉपुलेशन हर समय सेम तो रहती नहीं, तो कभी ना कभी इसमें प्लस भी होता रहेगा, कभी ना कभी इसमें माइनस भी होते रहेंगे। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ को प्लस भी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो पॉपुलेशन को सिंपली आपके पास माइनस भी कर रहे हैं। तो इस पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर आप सिंपली इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे कि कैसे रेगुलेट हो रही है चीजें, इसकी डायनामिक्स क्या है, कैसे कैसे इसकी डायनामिक्स आपके पास चेंज हो जा रही है। ठीक है, और इसके डायनामिक्स को इफेक्ट कौन करता है? सिंपली इन्वायरमेंट जो है आपके पास, वो इसके डायनामिक्स को क्या कर देती है? इफेक्ट कर देती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। और अब है हमारे पास वर्ड है डेमोग्राफी। इस डेमोग्राफी का मतलब क्या है? अब आप ये जो स्टडी करी हमने, ये जो पॉपुलेशन इकोलॉजी की हमने स्टडी करी, अगर हम ये जो स्टडी विद द हेल्प ऑफ बार पढ़ रहे हैं, ग्राफ्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, जो स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो स्टडी विद हेल्प ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, इसी को क्या बोला जाता है हमारे पास? ये है हमारे पास डेमोग्राफी। और जो ग्राफ का आप यूज कर रहे हैं, जो सिंपली आप ग्राफ का यूज कर रहे हैं, कि मान लीजिए अगर आपको बर्थ रेट या फिर ग्रोथ रेट पता करना है, तो आप देखते हैं ना कि 2020 में इतना बर्थ रेट था, 2023 में इससे बर्थ रेट और ज्यादा इंक्रीज हो गया आपके पास। तो ये जो पूरा ग्राफ आप देखते हैं, इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है हमारे पास डेमोग्राफ। अब ये जो डेमोग्राफ है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं सिंपली। तो कुछ कुछ फैक्टर्स क्या है कि आप डेंसिटी पढ़ सकते हैं कि कितना उनका अबंडेंस है, मतलब किस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, किस एरिया में आपके पास पॉपुलेशन क्या है? बहुत ही कम है।
और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कितनी जो पॉपुलेशन है कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, कैसे उसका पॉपुलेशन है उनका डिक्रीमेंट हो रहा है, उनका पैटर्न क्या है डिस्पर्जन का, और कौन कौन से एज स्ट्रक्चर्स हैं, एक्चुअली कौन कौन सी एजेस है जो इस पॉपुलेशन के जो पूरा आपके पास ग्रोथ है उसको इफेक्ट कर रही है। तो वन बाय वन हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम सिंपली पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो डेंसिटी हमने अभी तक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा है, हमने केमिस्ट्री के अंदर डेंसिटी पढ़ा है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आई गेस सबने यही पढ़ा है डेंसिटी के बारे में। जो भी मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम हम क्या बोल देते हैं कि ये उसकी डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। यही हम इकोलॉजी के टर्म्स में क्या बोलेंगे, तो ये हम इकोलॉजी के टर्म्स में बोलेंगे कि वो पॉपुलेशन मास है पर यूनिट एरिया या फिर वॉल्यूम। ठीक है, आई नो आपको समझ तो आया नहीं होगा, तो चलिए एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। एक नॉर्मली एक स्पेस है जिसका एरिया मान लेते हैं कि यहाँ पे 40 मीटर है और यहाँ पे भी सिंपली आपके पास 40 मीटर है, इसका लेंथ और ब्रेथ एक एरिया है। और यहाँ पे कुछ डियर की पॉपुलेशन है, हम कंसिडर कर लेते हैं ऑलमोस्ट ये 10 पॉपुलेशन है हमारे पास डियर की। तो इसका अगर आप डेंसिटी निकालेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप इसका निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, आपके पास कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है आपके पास, इनका बायोमास आप कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी इनका आपके पास एरिया है, मतलब 40 × 40, अगर आप इसका नॉर्मली बायोमास देखते हैं, जो भी आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे यहाँ पे आप लिख देंगे उनका बायोमास। और पर यूनिट आप एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ अगर आप कर देंगे 40 × 40 तो आपके पास डेंसिटी आराम से आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इतने पर यूनिट एरिया के अंदर भाई इतने जो डेंसिटी है, मतलब डियर की जो डेंसिटी है वो सिंपली रह रही है। अब बात आती है, अब जो डेंसिटी भी है वो भी दो टाइप की है, एक आपके पास क्रूड डेंसिटी और एक आपके पास क्या है इकोलॉजिकल या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी है। तो इसको हम अलग से समझते हैं पहले। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो डेंसिटी है वो पॉपुलेशन मास, पॉपुलेशन का बायोमास और पर यूनिट एरिया है। और अभी हमने देखा कि भाई जो डेंसिटी है वो दो टाइप की है। अभी डेंसिटी दो टाइप की हो कैसे गई, मान लीजिए कोई एरिया है उस पे सिंपली इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपली इंडिविजुअल रह रहे हैं। अब ये आपके पास टोटल स्पेस है, तो अगर आप टोटल स्पेस के अकॉर्डिंग निकालते हैं, अगर डेंसिटी आप टोटल स्पेस के अकॉर्डिंग निकालते हैं, मतलब डेंसिटी पर यूनिट अपॉन में टोटल स्पेस पर यूनिट टोटल स्पेस, अगर आपने टोटल स्पेस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, एक तो ये डेंसिटी हो सकती है और एक डेंसिटी ये है कि जहां पे ये लोग रह रहे हैं एक्चुअली में वो कितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब जो असली में ये लोग रह रहे हैं, तो ये इनका हैबिचुअल स्पेस है, हैबिटेटेबल स्पेस है। तो डेंसिटी पर यूनिट हैबिचुअल स्पेस आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, आप दो तरीके से ये निकाल सकते हैं और ये सिंपली हो जाएगा आपके पास, ये बन जाती है इकोलॉजिकल या फिर आप बोल सकते हैं इसको स्पेसिफिक डेंसिटी। और अगर आप टोटल स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर आप इस डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपके पास बन जाती है क्रूड डेंसिटी। तो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर मैं टोटल स्पेस के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्रूड बन जाती है। अगर मैं जहाँ पे वो एक्चुअली में रह रहे हैं, जितना उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, अगर जिस स्पेस में वो एक्चुअली रह रहे हैं वो उनका हैबिटेबल स्पेस होता है और उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाती है आपके पास इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाती है। तो आई गेस अब हमें क्लियर हो गया होगा, एक हमने क्रूड डेंसिटी देखी और हमने साथ ही साथ क्या देख लिया, हमने इकोलॉजिकल डेंसिटी। ये हमारे पास टोटल स्पेस के अकॉर्डिंग थी और ये वाली हमारे पास जितना वो एक्चुअली में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब मैं अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में रह रही हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश में तो रह नहीं रही होंगी, तो जितना भी मैंने अपने घर में जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वो मेरे पास इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगी। अगर मैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग निकालती हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, क्रूड डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब डेंसिटी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास डेंसिटी के बाद आता है बर्थ रेट। ठीक है, तो बर्थ रेट को भी समझने, ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ एक्चुअली बर्थ रेट है क्या। तो आपके पास जो बर्थ रेट है ना, बर्थ रेट को ही क्या बोला जाता है, नैटलिटी रेट।
या फिर आप इसको सिंपली लेमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बर्थ रेट। अब बर्थ का मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, अब जो भी बच्चा पैदा होगा वो वाया फीमेल ही पैदा होगा, और रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि मतलब किस समय पैदा हो रहा है इस गिवन पीरियड के अंदर। मान लीजिए कि आज 12th ऑफ जनवरी है, इस 12th ऑफ जनवरी के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए, तो वो आज का क्या हो जाएगा, सिंपली बर्थ रेट हो जाएगा। अगर कहीं पे भी वर्ड रेट आ जाता है ना, उस रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप कोई भी चीजें आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे आप एक्सेलरेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो भी आप कहीं पे भी वर्ड रेट आ जाएगा ना, इसका मतलब है आप उसको विद रिस्पेक्ट टू सिंपली क्या देख रहे हैं, आप टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी वर्ड क्या है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसके थ्रू, वाया फीमेल्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय पे कितने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकती है एक फीमेल, तो वो उसका क्या हो जाएगा, बर्थ रेट। अब रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। अब ये जो टाइम है ना, आप इस टाइम को भी डिफरेंट वे से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी डिफरेंट। आप इसको पर कैपिटा के अराउंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एक पर इंडिविजुअल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, और पर इंडिविजुअल में भी ना जो आजकल चल रहा है, जो हमारे इंडिया में हम लोग कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट, वो पर 1000 इंडिविजुअल पे कैलकुलेट करते हैं कि हर 1000 इंडिविजुअल पे कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो आपको पता है कि इस 2023 के अंदर के कितने बच्चों ने जन्म लिया एक्चुअली। तो जो अभी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली चल रही है ना, वो जो चल रही है वो है 16.16 पर 1000 इंडिविजुअल, मतलब हर हजार लोग पे कितने लोगों ने जन्म लिया, मतलब 16 लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, सिंपली जन्म लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास इसका बर्थ रेट हो जाता है 16.16 पर 1000 इंडिविजुअल। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ड आएगा आपके पास, जो बर्थ रेट है ना वो भी दो टाइप की है। एक आपके पास आएगा मैक्सिमम, और एक आपके पास आ जाता है सिंपली इकोलॉजिकल या फिर रियलाइज्ड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए मैक्सिमम तो कोई भी चीज तब होगी ना जब उसको आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब हर चीज दी जा रही है, मतलब इन्वायरमेंट भी सबसे बेस्ट चल रहा है, उसको केयर भी पूरी मिल रही है, उसको न्यूट्रिशन भी पूरा मिल रहा है। जब सब कुछ पूरा मिलेगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी, आइडियल कंडीशन हो जाएगी। और कभी भी कोई भी चीज आइडियल कंडीशन में होती है, उसके वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है, तभी यहाँ पे बर्थ रेट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ये तभी होगा जब आइडियल और अनलिमिटेड कंडीशंस मिलेगी, यहाँ पे अनलिमिटेड इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहेगी, मतलब सबसे बेस्ट चल रही है। बट ऐसा होता कहाँ है, ऐसा तो होता ही नहीं है। कभी भी आपके पास कोई चीज आइडियल आपको मिल ही नहीं सकती। मान लीजिए आज आप पढ़ने बैठे तो आपके पास 100 काम आपके पास आ जाएंगे कि मतलब ये भी कर दो, ये भी कर दो, और जो भी आपके पास, एक तो स्ट्रेस लेवल हमारा इतना ज़्यादा रहता है तो हम बिल्कुल भी रिटेन नहीं कर पाते हैं वो चीज़, कि मतलब अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो वो चीज़ हम पढ़ ही नहीं पाते हैं एक्चुअली। तो कभी भी हमारे लिए तो आइडियल कंडीशन कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो सेम इनके साथ भी है, यहाँ पे आइडियल कंडीशन कभी भी नहीं कर सकती। इसी वजह से ये वैल्यू कैसी होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे वैल्यू हमेशा आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल रियलाइज, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होती है, सिंपली चेंज होती रहेंगी। मतलब जो अभी हमारे पास है, मतलब अगर हमें पढ़ाई करनी है तो उसके साथ हमें 10 चीज़ें और भी देखनी है, हमें घर का भी काम करना है, हमें और भी हमारा प्रोफेशनल काम भी है, कोई पर्सनल काम भी है, तो हमें सारे काम करते रहने पड़ते हैं। तो वो हमारी मतलब हमें स्ट्रेस मिलता रहता है। जस्ट लाइक कभी इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे पास अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से ग्रो करेंगे, कभी इन्वायरमेंटल कंडीशन कम रहेगी तो हम जो हमारा ग्रोथ फेज होगा वो सिंपली क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या करती हैं, यहाँ पे हिट करती रहती है, तो यहाँ पे आपको आइडियल नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ रहेगी वो भी क्या आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे आपके पास ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी नहीं, तो हर चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, हर चीज आपके पास एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके एज फैक्टर्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशन आप कैसा ले रहे हैं, सब कुछ इस बर्थ रेट के अंदर आ जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा एक्चुअली, इसमें था क्या।
तो मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं पर फीमेल पर यूनिट टाइम की, मतलब फीमेल कितना प्रोड्यूस कर रही है हर फीमेल। और जो नाटलिटी थी मैंने आपको बताया कि एक मैक्सिमम है आपके पास और एक सिंपली आपके पास क्या थी, इकोलॉजिकली थी। जो मैक्सिमम थी वो हमारे पास आइडियल कंडीशन में थी और जो आपके पास इकोलॉजिकल थी वो आपके पास नॉन आइडियल कंडीशन थी, मतलब वो चीज़ वेरी कर रही थी आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम है, यहाँ पे आपके पास आइडियल कंडीशन देखने को मिलेगी, आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर होगा। और उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप इकोलॉजिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन जो भी एक्चुअली चल रही है ना, आइडियल नहीं रहती, मतलब कभी चीज़ें सही हो रही है और कभी चीज़ें सही नहीं चल रही। अब बात आती है हमारे पास डेथ रेट की, मोर्टालिटी। अब ये जो हमारे पास डेथ रेट है, हमने बर्थ रेट की बात करी, अब ये पॉपुलेशन को क्या करता है, लॉस करवा देता है। तो अब जो भी लोग पैदा होंगे, मतलब ये तो इट्स जस्ट लाइक वर्ल्ड का रूल है कि उनका डेथ होना भी मतलब तय है, निश्चित है, मतलब जिन्होंने जन्म लिया उसका मरना भी सिंपली तय है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, मोर्टालिटी रेट, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, सिंपली डेथ रेट बोला जाता है। अब इस डेथ रेट के अंदर भी दो चीजें हैं। तो डेथ रेट हो क्या रहा है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मर रहे हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उनकी कितनी डेथ हो रही है पर गिवन ऑफ टाइम, इतने समय में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो नॉर्मली हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना ह्यूमन की, वो 72 ईयर्स अराउंड है। ठीक है, ये हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब जो डेथ है वो भी दो कंडीशंस है, एक आपके पास मिनिमम मॉर्टेलिटी है और एक हमारे पास इकोलॉजिकल है जो रियलाइज, जैसे हमने बर्थ रेट के अंदर देखा। तो मिनिमम वाला क्या है, यहाँ पे जो लॉस होगा ना, यहाँ पे जो लॉस होगा अंडर आइडियल कंडीशन हो गया, मतलब आपने सब चीज आइडियली कर रखा है, पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से, एनवायरमेंट कंडीशन बेस्ट चल रही है, उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो डेथ हो रही है उसको बोला जाता है मिनिमम मॉर्टेलिटी। और अगर आपके पास एक्चुअल जो आपके पास एनवायरमेंट है उसके अंदर जो आपके पास डेथ हो रही है वो आपके पास क्या हो जाता है, सिंपली इकोलॉजिकल डेथ रेट आप बोल सकते हैं या फिर इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी बोल सकते हैं सिंपली। अब इस मॉर्टेलिटी के साथ साथ कुछ और भी टर्म्स आती हैं, जैसे कि आपको ना एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है लाइफ टेबल। अब इस लाइफ टेबल का मतलब क्या है, अगर आप ये वर्ड देख पा रहे हैं, एक आपके पास है लाइफ और दूसरा आपके पास सिंपली क्या है, हमारे पास टेबल है। तो लाइफ के अंदर हमारे पास क्या है, लाइफ दो चीजों से चल रही है। लाइफ के अंदर हमारे पास बर्थ भी हो रहा है और लाइफ के अंदर आपके पास सिंपली डेथ भी हो रही है। ठीक है, कि जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनका बर्थ हो रहा है, उनका डेथ हो रहा है, और ये सब कुछ क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एज। ठीक है, तो आपने एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनाए जिनकी एज सेम है और टाइम पीरियड आपने फिक्स कर दिया, और उनका अगर आप बर्थ देख रहे हैं कि कब हो रहा है, उनका डेथ रेट देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अगर आप ये पूरा चार्ट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल तो इसको कहते हैं लाइफ टेबल। उस टेबल के अंदर आपकी सर्वाइवरशिप या फिर आपकी जो मॉर्टेलिटी रेट होती है, ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि ये एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी, मतलब एज जैसे जैसे एज होती जाएगी आपको पता ही है मॉर्टेलिटी आती रहेगी, और वो आपने डिस्क्राइब किया इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उसी को बोलते हैं लाइफ टेबल। तो इसमें ना जो स्टडी करी जाती है वो कोहॉर्ट की स्टडी करी जाती है। अब ये वर्ड कैसा है, कोहॉर्ट, ये तो हमने कभी सुना नहीं। तो ये जो कोहॉर्ट आपने देखा होगा ना कि आप जब भी जो भी क्लिनिकल स्टडी करते हैं कि इस वाले कोहॉर्ट की स्टडी हो गई है, ये वाला कोहॉर्ट। तो कोहॉर्ट होता क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप हैविंग सेम एज, जिनका एज क्या है आपके पास, सेम। तो इट्स जस्ट लाइक मैंने एक पूरा ग्रुप बना लिया जिसमें सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 14 ईयर्स के हैं, तो मैं बोलूंगी कि हाँ ये कोहॉर्ट है।
और इस कोहॉर्ट को लेके मैं क्या करने वाली हूँ, अब आगे चल के स्टडी करने वाली हूँ, अपना लाइफ टेबल बनाने वाली हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे कि मान लीजिए कुछ जो लोग होंगे उनकी डेथ 70 ईयर्स पे हो गई, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाय एक्सीडेंट्स मान लीजिए 40 या 42 ईयर्स पे मर जाते हैं। तो ये पूरा जो हम टेबल ड्रॉ करेंगे ना, जिसमें हम बर्थ भी बताएंगे, उनका डेथ भी बताएंगे, तो इसी को क्या बोला जाता है, लाइफ टेबल। ओके, तो अब हम स्लाइड्स पे देख लेते हैं एक बार। तो हमने देखा क्या कि जो भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे जो डाई करते हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आपके पास क्या कहलाता है, वो डेथ रेट कहलाता है। अब डेथ रेट मैंने आपको बताया था दो टाइप की थी, एक मिनिमम थी और एक आपके पास इकोलॉजिकल थी। मिनिमम तब है जब आपके पास सिंपली आपके पास आइडियल कंडीशंस मिल रही है, और इकोलॉजिकल तब है जब आपके पास एक्चुअल जो आपके पास कंडीशंस चल रही है उसके दौरान जो आपका लॉस हो रहा है वो आपके पास इकोलॉजिकल कंडीशंस हो जाती है, इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी रेट। अब आपके पास 3 कंडीशंस है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं CSIR के अंदर, और इवन गेट एग्जाम्स हो गया, फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, वहां पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आता है आपके पास सर्वाइवरशिप कर्व। नाम से पता चल रहा है सर्वाइवरशिप कर्व मतलब कि कितने नंबर्स ऑफ सर्वाइवर्स हैं, सर्वाइव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एज, मतलब कितने लोग हैं जो असली में मतलब अपना जीवन जी पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जो डेथ है बहुत जल्दी हो गई, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ बहुत देर में हो रही है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मतलब डेथ रेट ऑलमोस्ट बैलेंस है, ना जल्दी हो रही है ना ही लेट हो रही है। इसका मतलब आपके पास 3 कंडीशंस यहाँ पे सिंपली देखने को मिल जाती है कि आपके पास जो मॉर्टेलिटी रेट, अगर मैं बताती हूँ, आपके पास कोई भी चीज की 3 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो हाई हो सकता है, या वो सिंपली लो हो सकता है, या फिर वो सिंपली आपके पास ना हाई हो ना लो हो, आपके पास सिंपली क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, कुछ ना कुछ चीज हाई होने वाली है, कुछ ना कुछ चीज आपके पास लो होने वाली है, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इन द मिडल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर अब इस सर्वाइवरशिप के अंदर है क्या। अगर मैं इस सर्वाइवरशिप कर्व को ड्रॉ करती तो ये जो प्लॉट हम करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो सर्वाइवरशिप कर्व था हमारे पास वो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स और एज के रिस्पेक्ट में है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपली नंबर ऑफ सर्वाइवर्स हमारे पास कितने हैं, और ये मेरे पास जो कर्व बन रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या बन रहा है, एज बन रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी जो मॉर्टेलिटी रेट होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मॉर्टेलिटी रेट आपके पास क्या मिलेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपली 1 है, ये 10 है, ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास 1000 है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास मॉर्टेलिटी रेट ऐसे जा रही होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे कांस्टेंट जा रही होगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही क्या है, हाई है। तो ये मैंने बना क्या दिया एक्चुअली, तो ये हमने एक ग्राफ पढ़ रहे हैं। ये सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर 3 टाइप्स के सर्वाइवरशिप कर्व्स होते हैं। एक होता है आपके पास टाइप 1, एक होता है टाइप 2, ये है हमारे पास सिंपली टाइप 1, एक होता है हमारे पास टाइप 2, और एक हमारे पास क्या है, टाइप 3। अब ये एक्चुअली है क्या, ठीक है, अब हम ये देखते हैं, पहले समझते हैं। इस कर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम कर्व को समझते हैं। तो इस कर्व के अंदर आप कहीं पे भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, सिंपली अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, तो आप देखिए एक आपके पास यहाँ पे आपको मिल रहा है एक पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पे करा है एक पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एक पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप पॉइंट कंसीडर करेंगे तो मैं देखना चाह रही हूँ जो टाइप 1 वाला ग्राफ है ना, इस टाइप 1 वाले ग्राफ में मैं क्या देखना चाह रही हूँ, यहाँ पे तो भाई सर्वाइवर्स का नंबर सबसे ज्यादा है,
यहाँ पे सर्वाइवर का नंबर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इससे मुझे पता क्या चलता है, इस सर्वाइवर का नंबर सबसे ज्यादा है, इससे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे भाई मॉर्टेलिटी रेट क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही लो है भाई, मॉर्टेलिटी रेट इज लो, यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट लो है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, अगर मैं सबसे पहले नीचे वाला कंसीडर करती हूँ तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स मुझे बहुत ही कम दिख रहे हैं इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका मतलब टाइप 3 के अंदर जो मेरे पास मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही हाई है। अगर मैं इन बिटवीन वाला देखती हूँ, ना ही हाई है ना ही लो है, तो इन बिटवीन है, इसका मतलब इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है ना वो आपके पास क्या है, सिंपली कांस्टेंट है। इस ग्राफ से हमें इतना तो अभी तक ये पता चल गया। नेक्स्ट हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं इस ग्राफ के साथ, मैं देखना चाह रही हूँ कि जब एज कम है, अगर ये एज कम है फिर आपके पास एज बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे यंग है और यहाँ पे वही लोग क्या होते जा रहे हैं, सिंपली एल्डर होते जा रहे हैं। तो अगर मैं सिंपली टाइप 1 की बात करती हूँ, अगर टाइप 1 में आप देखेंगे तो यंगर एज वाले पर्सन्स आपको क्या दिखेंगे, ज्यादा दिखेंगे। यहाँ पे जो यंग एज आपके पास क्या दिखेगी, कम दिखेगी, और यहाँ पे जो यंग एज है वो आपके पास ऑलमोस्ट नॉर्मली है, ठीक है, मिडल में है, ना ज्यादा यंग एज दिख रहे हैं ना ही कम यंग एज दिख रहे हैं। अगर मैं मैच्योरिटी की बात करती हूँ, मतलब एल्डर पीपल्स की, तो मैं देखती हूँ कि ये वाला अगर मैं ग्राफ देख रही हूँ पहले तो बहुत हाई था, इसका मतलब नीचे आते आते क्या होती जा रही है, इसकी यहाँ पे सिंपली डेथ होती जा रही है। मतलब यहाँ पे आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे जो आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ही क्या है, कम है। यहाँ पे जो चांसेस है ना रहने के वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपली कम है। अब इनके अंदर आते कौन है, यहाँ पे जो डेथ हो रही है वो एट बहुत समय के बाद हो रही है, तो उसको बोलते हैं डेथ एट सेनेसेंस। अब यहाँ पे जो डेथ हो रही है ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एज, यहाँ पे कोई एज से कोई लेना देना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एज। और यहाँ पे क्या है, जो भी यंगर पर्सन्स हैं उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जा रही है, तो डेथ एट यंग एज, यहाँ पे यंग एज में ही उनकी सिंपली क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। अब हमने इतना देख लिया, अब हम देखते हैं जो कर्व है ना उसका फीचर्स क्या है, मतलब ये जो शेप्स है ना कर्व की, अब वो क्या है। अगर मैं ये देखती हूँ तो जो टाइप 1 का कर्व है ना वो हाईली कॉन्वेक्स कर्व है। ये कैसा कर्व है, हाईली कॉन्वेक्स कर्व। अगर मैं मिडल वाले की बात करूं, ये तो सीधा सिर्फ ऐसे ही जा रहा है, इसका मतलब इस कर्व का जो नेचर है वो कैसा है, हमारे पास डायगोनल है सिंपली। अब मैं लास्ट वाले की बात करूं, ये अगर हाईली कॉन्वेक्स है तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली हाईली कॉनकेव, यही होगा। अब बात करी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में जो पूछे जाते हैं वो है एग्जाम्पल्स। भाई अब एग्जाम्पल्स क्या है इसके, तो एग्जाम्पल्स की बात करी जाए, अगर मैं टाइप 1 में देखूं तो अगर हम ही देख लीजिए, हमारा जो यंग एज है उसकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा जो डेथ रेट है वो क्या होता जाता है, सिंपली इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब टाइप 1 के एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, लार्ज एनिमल्स, जो भी लार्ज एनिमल्स हैं वो सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, और जिसमें भी ह्यूमन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करी जाती है डायगोनल के अंदर। डायगोनल में क्या है, यहाँ पे जो आपके पास बर्थ रेट, यहाँ पे जो डेथ रेट है आपके पास, मॉर्टेलिटी जो रेट है वो कांस्टेंट है, और जो लाइफ जो एजेस भी है ना वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ का जो एग्जाम्पल है वो है बर्ड स्पीशीज, जो भी बर्ड्स की स्पीशीज होती है वो इसके अंदर आती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जा सकता है जिसके चांसेस हैं वो ये है कि यहाँ पर भी ह्यूमन आते हैं। कौन से ह्यूमन, दोज आर पुअर इन न्यूट्रिशन, जिनको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है, जिनकी हाइजीन सही नहीं है, वो यहाँ पर आपके पास कंसिडर करे जाएंगे। एंड लास्ट आपके पास बच गया टाइप 3। टाइप 3 के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्मॉलर एनिमल्स आएंगे, और मोस्टली ऑयस्टर्स आ जाते हैं, शेलफिश आ जाती है। इनका डेथ रेट ज़्यादा होने
का कारण क्या है, इनके जो लार्वल फॉर्म्स है ना बहुत छोटे से होते हैं, तो उनको कोई भी जैसे खा गया, इनकी जो पॉसिबिलिटीज होती है ना सर्वाइव की वो बहुत ज़्यादा टफ रहती है, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है इस वजह से। तो आई गेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है जो यहाँ से अराइज हो सकता है, एक आप ना दो स्ट्रैटेजीज हम पढ़ेंगे, एक होता है स्मॉल आर, एक है स्मॉल आर स्ट्रैटेजी और एक है कैपिटल के सिलेक्टेड स्ट्रैटेजी। तो जो स्मॉल आर होते हैं ना, स्मॉल आर होता है टाइप 3 के लिए, और जो के वाली है वो है हमारे पास टाइप 1 एंड 2। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड होते क्या है, बट अभी आपको ये जानना है कि यहाँ पे जो टाइप 3 है ना उसके अंदर आपके पास आर सिलेक्टेड आएंगे। आर सिलेक्टेड जो भी स्मॉलर एनिमल्स होते हैं ना, जो लार्वल की फॉर्म में होते हैं जैसे ऑयस्टर, सेलफिश, वो आर के आते हैं। जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो के सिलेक्टेड होते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास इटेरोपेरस और एक है हमारे पास सेमिलपेरस। अब ये वर्ड्स क्या हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी वर्ड्स हैं बिकॉज ये एग्जाम्स में आते हैं। तो इटेरोपेरस क्या होता है, इटेरोपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। एक पूरे गिवन ईयर के अंदर, एक साल के अंदर जितना भी समय वो इंटरब्रीड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जो भी आपके पास रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है हर समय आप कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हर समय चलते रहेंगे। इस सेमिलपेरस में क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रीडिंग होती है ना, यहाँ पे जो ब्रीडिंग होगी वो सिंपली वंस होगी, और यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है मतलब जो ब्रीडिंग है वो एनी टाइम। आप यहाँ पे तो जो इटेरोपेरस है वो एक्चुअली टाइप 1 के अंडर आते हैं, मतलब वो इंटरकोर्स कभी भी कर सकते हैं, कोई सीजन नहीं है इंटरकोर्स का। और सेमिलपेरस के अंदर क्या है, इंटरकोर्स सिर्फ और सिर्फ सीजन बेस्ड होता है, तो ये हो जाता है आपके पास टाइप 3 के अंडर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्कर और इवन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार हम स्लाइड्स में देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने सर्वाइवरशिप कर्व देखा, तो ये बताता है स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट बताता है ये, और साथ ही साथ ये किसके बीच में प्लॉट है, मैंने आपको बताए थे कि नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कितने हैं और उनका एज क्या है या फिर उनका टाइम पीरियड क्या है। 3 टाइप के कर्व्स हमने पढ़े, एक हमने कॉन्वेक्स कर्व पढ़ा, एक हमने ये डायगोनल कर्व पढ़ा, और लास्ट में हमने जो पढ़ा है वो कॉनकेव कर्व पढ़ा। अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ तो ये वाला जो हमने कर्व पढ़ा टाइप 1, इसके अंदर ह्यूमंस आते हैं। जो हमने ये डायगोनल कर्व पढ़ा इसके अंदर हमारे पास बर्ड्स आती हैं, और जो हमने ये वाला पढ़ा इसमें ऑयस्टर्स आते हैं, और साथ साथ यहाँ पे ट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे, पेरेनियल ट्रीज। एक और ग्राफ है, तो ये सिंपली जो अभी हमने पढ़ा है कि इसके अंदर जो लॉस होता है वो लेट होता है, मतलब यहाँ पे जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ही लो है, और यहाँ पे सर्वाइवरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पे मेजॉरिटी तक जो मेच्योरिटी है ना वहाँ पे मेजरली सबको ही रीच कर पाते हैं। और यहाँ पे के सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे के सिलेक्टेड आपके पास ज़्यादा देखने को मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे लॉस सबसे ज़्यादा है, कॉज यहाँ पे जो मोर्टालिटी रेट है वो आपको सबसे हाई देखने को मिलेगा, और मेच्योरिटी होने के बाद यहाँ पे थोड़ा मोर्टालिटी रेट कम भी हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास सिंपली आर सिलेक्टेड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑयस्टर और स्मॉल फिशेस, जो भी दूसरे मतलब बड़ी फिशेस को छोटे फिशेस खा लेती है ना, छोटे फिशेस हो गया, ऑयस्टर्स हो गया, ट्रीज हो गया, तो ये सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं आपके पास टाइप 3 में आ जाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब है कि कैसा पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मैं आपको सिंपली बताती हूँ, अगर पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन तो आप 3 तरीके से ही बना सकते हैं। कि मान लीजिए एक आपने ये बना दिया कि आपके पास जो भी पैटर्न्स है वो लाइन बाय लाइन आपने लगा दिया, तो एक तो ये पैटर्न हो सकता है। दूसरा पैटर्न हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि आपने कोई भी कहीं पे भी ड्रॉ कर दिया पॉइंट। और तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि आपने कुछ क्लम्प्स बना दिया ऐसे, कि एक ये है, एक आपके पास ये वाले क्लम्प्स हैं, एक ये,
तो आई गेस तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, आपने सिंपली सीधा कर दिया और एक में कुछ रैंडम कर दिया और इसमें क्लम्प बना दिया। जिसमें आपने ये बनाया इसका है यूनिफॉर्म या फिर इवन डिस्पर्शन। ये जो हमने बनाया है नाम से पता चला हमने रैंडमली बनाया, तो ये रैंडम है। और यहाँ पे आपके पास क्लम्प शो हो रहा है, तो ये क्लम्प हो गया या फिर कंटाजियस या फिर आप एग्रीगेट कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लम्प डिस्पर्शन है। तो तीन टाइप के आपके पास पैटर्न देखने को मिलेंगे, एक आपके पास यूनिफॉर्म है, रैंडम है और क्लम्प्ड। चलिए देख लेते हैं इनकी बात क्या है। तो जो यूनिफॉर्म है, कभी भी आपको ऐसा पैटर्न कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये पैटर्न अगर आपने क्रॉपलैंड, ये तो सबसे पहली बात तो ये रेयर इन नेचर, आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और ये मोस्टली आपके पास क्रॉपलैंड्स में देखने को मिल सकता है। मतलब कि एक लैंड है जिसमें हमने खुद आर्टिफिशियली क्रॉप्स को ग्रो किया, तो आप जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं उनमें स्पेसेस रखते हैं। आपने ये ग्रो किया, फिर दूसरा आपने ग्रो किया, फिर दूसरा, तीसरा ग्रो कर दिया, चौथा, मतलब ऐसे चलता हुआ जाता है। या फिर एक एग्जाम्पल है, अगर एक पौधा है मान लीजिए और वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, एक पौधा है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, उस टॉक्सिन की वजह से क्या हो रहा है ना, उसके आसपास जो भी है ना वो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है। और जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब एक को तो उसको तो कोई कुछ फायदा नहीं होता, बट सामने वाले का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। तो ये इसका सिंपली क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब उसके आसपास तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब उसके बाद जो प्लांट होगा, जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके आसपास कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे जो प्लांट्स आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। अब बात आती है रैंडमनेस की। ये भी हमारे पास जो इवेंट है वो रेयर है, ये भी जो इवेंट हो रहा है वो नेचर के अंदर रेयर इवेंट है। अब ये क्या है, मान लीजिए एक पौधा था, पौधे पे आके एक बर्ड ने बैठा और बर्ड ने जो भी सीड्स थे ना वहां से लेके कहीं और जाके डिस्पर्स कर दिए। अब जो उसने सीड जो डिस्पर्स किए हैं, अब ऐसा तो नहीं है उसने सीड जाके एक ही जगह कहीं पे कर दिया। अब जहाँ जहाँ पे भी वो जा रही होगी थोड़े बहुत ऐसे सीड्स गिरते जा रहे होंगे। इसका मतलब कुछ भी रैंडमली सीड्स गिर रहे हैं और रैंडमली सीड्स गिरने के बाद वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो आपको कोई भी पैटर्न से मतलब यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कोई पौधा यहाँ पे है, कोई पौधा यहाँ पे है, कोई पौधा यहाँ पे है, तो मतलब ऐसे डिस्पर्स्ड रहेंगे। तो रैंडम का ये एग्जाम्पल हो सकता है। जो इवेंट्स हमारे होते हैं, मतलब जो ह्यूमन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को स्पेसिफिकली मिलेगा, वो आपके पास क्लम्प देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन है, अमेरिकन वालों की अलग है, मतलब हर कोई अलग अलग जगह रह रहा है और वो ऐसे क्लम्पिंग में रह रहा है, मतलब झुंड बना के रह रहे हैं। तो ये आपके पास ह्यूमन के अंदर, तो ये किसके थ्रू होता है, ये मतलब यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन हो गया, इकोनॉमिकली इंटरेक्शन हो गया। इस इंटरेक्शन की वजह से ये क्या फॉर्म हो जाता है, ये क्लम्प फॉर्म हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है, इसमें से ऐसा तो कुछ पूछा नहीं जाता, बट जो पूछा जाता है वो इनका स्टैटिस्टिकली कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। स्टैटिस्टिकली कॉन्सेप्ट मतलब मीन और वेरिएंस के रेशियो पूछे जाते हैं। हमें जो इसमें पूछा जाता है वो है मीन एंड वेरिएंस के, मीन और वेरिएंस का रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। तो रैंडम में क्या होता है, ये जो मीन और वेरिएंस का रेशियो है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, 1 होता है, मतलब इक्वल होता है। सिंपली आप इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि जो मीन है ना वो इक्वल्स टू ऑलमोस्ट मोर एंड लेस। वेरिएंस के सिंपली क्या है आपके पास, इक्वल है, m फॉर मीन एंड v फॉर आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। अगर मैं क्लम्प की बात करती हूँ, क्लम्प के अंदर क्या होता है ना, जो वेरिएंस होता है वो ज्यादा है और मीन आपके पास क्या है, कम है। तो मीन बाय वेरिएंस रेशियो अगर आप देखेंगे, अगर आपको पता है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला आपके पास डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो इस पूरे की वैल्यू खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो रेशियो होता है वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है। अगर वही बात मैं यूनिफॉर्म की करती हूँ तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो मीन होता है ना, मीन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस। अगर मीन ज्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो जो वैल्यू होगी वो भी बड़ी होगी। इसका मतलब इसका जो m बाय v का रेशियो है वो आपके पास 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम में एक्चुअली ये चीज पूछी जाती है।
तो हमने 3 टाइप के पैटर्न्स देख लिए, एक हमने यूनिफॉर्म पैटर्न देख लिया, एक हमने रैंडम पैटर्न देख लिया और एक हमने क्लम्पिंग देख ली। ठीक है, इसमें रैंडम वाले में हमने ये देखा कि जो मीन और वेरिएंस है दोनों ही इक्वल होंगे। एक हमने फिर ये देखा कि यूनिफॉर्म के अंदर आपके पास जो मीन होगा वो ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस, तो जो मीन और वेरिएंस का रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और फिर हमने लास्ट क्लम्प के अंदर देखा कि यहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा होता है तो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो आपके पूरा रेशियो की वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपली कम हो जाती है। जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करते हैं ना, जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करते हैं, अबंडेंस निकालते हैं, तो इसके अब डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पता होने चाहिए कि भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो आप इस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पता करने के लिए ना 2 तरीके, एक है क्वाड्रेट मेथड और एक है मार्क रिकैप्चर मेथड। अब भाई ये मेथड है क्या, मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो सिंपली जाके भी कैलकुलेट कर सकते कि मतलब अब आप उनको कैसे कैलकुलेट करोगे जो कि मोबाइल हैं, जो इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है, अब जंगल में टाइगर्स हैं आपके पास, तो हर टाइगर को आप जा जाके काउंट कर रहे हैं, भाई वो आपको ही खा जाएगा। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हम करते क्या है, जो क्वाड्रेट मेथड है ना वो इमोबाइल के लिए, मतलब जो इधर से उधर मूव नहीं करते हैं, या फिर स्लो मूविंग जो ऑर्गेनिजम्स है, स्लो मूविंग जो एनिमल्स हैं उनके लिए। और जो मार्क रिकैप्चर मेथड है ना, जो भी मोबाइल है, जो इधर से उधर रहते हैं, मतलब अब एंट ही देख लीजिए आप, जो चींटी आप एक एक को पकड़ के तो कर नहीं सकते कि हाँ भाई कितने इंडिविजुअल्स हैं, कितनी इनकी पॉपुलेशन, कितना नंबर है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसी वजह से ये 2 मेथड्स निकाले गए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेट के बारे में बताती हूँ। तो क्वाड्रेट मेथड में क्या होता है, ये सिंपली बेसिकली प्लांट्स के लिए किया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो तो इधर से उधर जा नहीं सकते, और या फिर जो स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ये क्वाड्रेट मेथड यूज किया जाता है। इस मेथड में क्या किया जाता है, नॉर्मली स्टिक से या फिर नॉर्मली पेपर वगैरह से एक क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करे जाते हैं, वो स्क्वायर होते हैं तो इक्वली होते हैं, ऐसे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं। और मान लीजिए एक ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर आपने ऐसे एक क्वाड्रेंट रख दिया, और इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं ना, जैसे जितने भी प्लांट्स, अगर मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं तो मैंने क्या कर लिया, इनको सिंपली कैलकुलेट कर लिया। अब मैं ये हर जगह करूँगी, हर थोड़ी डिस्टेंस पे ये मैं जो प्रोसेस है वो रिपीट करूँगी। जब मैं ये पूरा मैं प्रोसेस कर लूँगी, फिर मैं एक स्टैटिस्टिकली डेटा बनाऊँगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ इस वाले एरिया में इस वाले प्लांट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वाले एरिया में इस प्लांट की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ये बेसिकली हमें प्लांट और जो भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। अब बात आती है मार्क रिकैप्चर मेथड की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मार्क रिकैप्चर मेथड में क्या होता है, ये मोबाइल के लिए, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। अब जो कोई मूव कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने एक मार्क साइंटिस्ट है, उन्होंने ये मार्क रिकैप्चर मेथड दिया। तो इस मार्क रिकैप्चर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले ना कि आपने एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते कि मान लीजिए आपने एक डियर था, आपको ऐसे 80 डियर्स मिले और आपने उन सबको क्या कर दिया, टैग कर दिया, मतलब सिंपली मार्क कर दिया, और आपने इनको छोड़ दिया, मतलब इनको रिलीज कर दिया, आपने मार्क करके इनको रिलीज कर दिया। अब कुछ समय के बाद आपने क्या किया, इनको दोबारा से पकड़ा, आपने रिकैप्चर किए, और जब आपने इनको रिकैप्चर किया ना, तो अब आपको जो डियर्स मिले हैं, मान लेते हैं हमें 100 डियर्स मिले, 100 डियर में से हमें कितने मिले, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने 100 डियर्स जो पकड़े हैं उसके अंदर सारे के सारे मुझे जो भी मार्क थे वो मिल जाएंगे। तो 20 मुझे कैसे मिले, मार्क्ड मिले, और जो बाकी के 80 थे ना वो मुझे कैसे मिल गए, अनमार्क्ड मिल गए। ठीक है, सबसे पहले एक था पॉपुलेशन थी जिसमें 80 डियर्स थे, तो मैंने 80 डियर्स सबको क्या कर दिया, हमने मार्क कर दिया।
तो ये हमारे पास क्या हुई, फर्स्ट सैम्पलिंग हो गई, कि मतलब पहले में आपने कितने इंडिविजुअल्स को टैग कर दिया, दूसरे में आपने रिलीज करके थोड़े समय के बाद फिर से रिकैप्चर किया, थोड़े समय के बाद फिर से रिकैप्चर किया, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, सिंपली सेकंड सैम्पलिंग हो जाती है। तो हुआ क्या, आपको 20 मार्क्ड मिल गए और 80 हमारे पास क्या मिल गए, हमारे पास 80 अनमार्क्ड मिल गए हमें। और हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जितने हमारे फर्स्ट सैंपल के अंदर थे उतने ही हमारे पास कितने मार्क टू अनमार्क का जो भी रेशियो फर्स्ट सैंपल के अंदर था ना, वो ही रेशियो आपके पास सेकंड सैंपल के अंदर भी है। तो अब हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन का साइज निकालना है। तो जो पॉपुलेशन साइज है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ये निकलेगा कैसे, तो जो भी आपने इंडिविजुअल्स कैप्चर करे थे, टोटल इंडिविजुअल इन फर्स्ट सैंपल, पहले सैंपल में जो भी आपने इंडिविजुअल पकड़े ये मार्क थे और ये आपके पास 80 कैसे हैं, अनमार्क थे, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ सेकंड सैंपल and divided by number of individuals marked in second sample. ओके, आई गेस समझ तो आया नहीं होगा, कोई नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। तो था क्या इसके अंदर, मेरे पास 80 डियर्स थे, 80 डियर्स में से मैंने जितने भी डियर्स थे सबको मैंने सिंपली मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद उनको रिलीज कर दिया और कुछ समय के बाद मैं आके चेक करती हूँ, फिर कुछ समय के बाद मैंने फिर से रिकैप्चर करे और उसके अंदर रिकैप्चर के दौरान मुझे 100 डियर्स मिले और 100 डियर्स में से भी मुझे मार्क्ड वाले कितने मिले, मुझे मार्क्ड वाले 20 मिले। और ये जो 20 सैंपल्स थे मेरे पास, मार्क्ड वाले मेरे पास 20 मिले और जो अनमार्क्ड मिले मुझे 80 के अराउंड मुझे अनमार्क्ड मिले। तो अब जो इंडिविजुअल्स थे पहले सैंपल के अंदर, कितने इंडिविजुअल थे मेरे पास फर्स्ट सैंपल के अंदर, मेरे पास पहले सैंपल जो मैंने पकड़ा है वो मेरे पास थे 80 और फिर मुझे मिला साइज ऑफ द सेकंड सैंपल। सेकंड सैंपल का साइज क्या है, जिसमें हमारे पास जो दूसरी बारी में जो मैंने पकड़े हैं वो कितने पकड़े हैं, 100 पकड़े गए हैं, जिसमें से 20 मार्क्ड है। अगर मैं मार्क के देखती हूँ वो 20 है और अनमार्क्ड के मेरे पास कितने हैं, सिंपली 80। तो टोटल जो सेकेंड सैंपल का साइज था वो कितना है हमारे पास, 100 है, मतलब 100 इंडिविजुअल्स मैंने सेकेंड टाइम में पकड़ लिए, जिसमें से मुझे फिर से मार्क्ड कितने मिले, जो मुझे मार्क्ड मिले हैं वो सिंपली मुझे कितने मिले हैं, 20 मिले। तो अगर मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर देती हूँ, फिर 2 से 8 कैंसिल कर देती हूँ 4, तो इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन का साइज कितना था, पूरे पॉपुलेशन का साइज था 400। तो ये मार्क रिकैप्चर मेथड से हमें पॉपुलेशन का साइज पता चल जाता है। बट ये जो टेक्निक है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, जो टेक्निक है वो इफेक्टिव नहीं है, कॉज मान लीजिए जो आपने मार्क करे उनकी डेथ हो जाती है, अनकंडीशनल डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब मान लीजिए टाइगर ने खा लिया उस डियर को, तो कैसे होगा। तो ये एक सही मेथड नहीं है। तो आजकल जो मेथड यूज कर रहे हैं ना वो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। इस इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग से क्या होता है ना, ये मेथड जितने भी पॉपुलेशन से एक्यूरेटली साइज को पता कर लेता है। किसकी मदद से ये पता करता है, ये रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू करता है, ठीक है। ये रेडियो वेव्स रिलीज करता है, जिसको जो डिवाइस है वो कैप्चर कर लेता है और पता चल जाता है कि हाँ इतने ऑर्गेनिजम्स हैं इस पॉपुलेशन के अंदर। आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने दो टाइप की, मतलब कैसे आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या उनका अबंडेंस कर सकते हैं। एक तो क्वाड्रेंट मेथड था, एक आपके पास मार्क रिकैप्चर मेथड था। जो क्वाड्रेंट आपके पास मेथड था वो इमोबाइल के लिए था, मतलब जो इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, सिंपली प्लांट्स के लिए था। और जो सेकेंड है आपके पास वो था मार्क रिकैप्चर मेथड। आपको मार्क करना है, फिर रिलीज कर देना है और फिर से आपको क्या कर देना है, रिकैप्चर कर देना है। तो ये जो मेथड था हमारे पास वो मोबाइल ऑर्गेनिजम्स के लिए था। ठीक है, तो हमने आई गेस सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है ना वो हमें कितना एक्चुअली समझ में आया है। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम ट्राई करते हैं एक बार।
तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है वो CSIR नेट जून 2019 में आ चुका है और ये 4 मार्कर है। इससे 4 मार्कर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? सबसे पहली स्टेटमेंट कह रही है कि हमने n इंडिविजुअल्स को कलेक्ट किया रैंडमली फ्रॉम द स्टडी एरिया एंड डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब, और हमें करना भी क्या है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, हमें ना कॉम्बिनेशन चेक करना है और मार्क रिकैप्चर मेथड में से मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी फर्स्ट सैंपल के अंदर हम करते हैं वो n इंडिविजुअल्स होते हैं, इसका मतलब ए तो करेक्ट है। सेकेंड वाले में क्या बोल रखा है कि आपने इंडिविजुअल्स को कैप्चर किया, उनको काउंट किया, उनको मार्क किया और उनको फिर से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जिनको मार्क किया उनको हमने NM बोला, जिनको हमने नहीं मार्क किया उनको हमने NUM बोला। इसका मतलब बी वाला भी ठीक। सी वाले में क्या था, दिस कैप्चर रिलीज एंड रिकैप्चर इज कंटिन्यू टिल वन गेट्स 100%। बट ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैंने कोई आपको बताया नहीं अभी तक कि 100% जब तक मैंने जो भी मार्क करे थे मुझे मिल नहीं जाते, तो मतलब ये हो, मतलब हम कर नहीं सकते इनका पॉपुलेशन चेक, तो इसका मतलब सी तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है डी वाले की। डी वाले में मैंने आपको अभी पॉपुलेशन बताया था कि आपके पास जो भी फर्स्ट सैंपल जो भी आप लेते हैं ना, फर्स्ट सैंपल के अंदर होता है, फिर इसका N1 होता है और फिर आपके पास सेकंड सैंपल होता है। सेकंड सैंपल में जितना भी आपके पास साइज आता है, इस सेकंड सैंपल के अंदर आपके पास दोनों चीजें थी, आपके पास मार्क्ड भी था और आपके पास सिंपली क्या था, अनमार्क्ड भी था, दोनों ही चीजें थी। और आप जो N3 था, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, वो आपके पास सिंपली क्या था, सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड ही था। इसका मतलब ऐसा कौन सा है जिसके अंदर आपके पास मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड आ रहे हो और नीचे आपके पास मार्क्ड आ रहे हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ अनमार्क्ड है और यहाँ पे मार्क्ड है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। और नेक्स्ट है हमारे पास एक मार्क्ड भी है, हमारे पास फिर अनमार्क्ड भी है और यहाँ हमारे पास डिवाइडेड बाय मार्क्ड है। इसका मतलब ये ही वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो सही है। अगर आपको पॉपुलेशन साइज निकालना है तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन साइज निकालने के लिए जो n है वो n इंटू n ऑफ m प्लस n ऑफ um और अपॉन में आपके पास n ऑफ m आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी भी सही है। अब ऑप्शन ई, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो ही गलत है। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन थे जो करेक्ट रहे? हमारे पास ए करेक्ट था, बी करेक्ट था और सिंपली डी। इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा, जो भी हमने पढ़ा है उससे हमने रिलेटेड क्वेश्चंस भी करके देख लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए CSIR PYQ की सीरीज लेकर आऊँ तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे आप ये भी बताइएगा कि 2020 के अंदर बर्थ रेट क्या रहा और साथ ही साथ डेथ रेट क्या किया। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू।